मोदी जी इस समय सोचने की स्थिति में नहीं है और उनकी दिमागी और मानसिक हालत जो है वो इतनी जटिल हो चुकी है कि एक तो उम्र का तकाजा है। उन्होंने खुद नियम बनाया था 75वें साल में रिटायर होना चाहिए, जो सही था। 75 भी ज्यादा होता है। मैं तो अभी रिटायर होने की सोच रहा हूँ। एक बार मोदी और शाह जाए सत्ता से तो मैं ही रिटायर हो जाऊं। तो बाद में कौन आए उससे लेना देना नहीं मुझे। बाद में लोकतंत्र लोग देखेंगे और अब मुझे यकीन है कि जेनजी जेन अल्फा वो लोग देख लेंगे लोकतंत्र में। लेकिन अब इनको सत्ता से मोह नहीं छूटता और अब तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है उनकी और शाह साहब। ऐसी स्थिति में उनको पता चल गया कि वो लोकप्रियता जीरो है उनकी। जो देखिए जीरो का मतलब ये है कि उनके भक्त लोग हैं 10% 15%, वो वोकल है क्योंकि उनके पीछे सत्ता है और अकुत संपत्ति है क्रोनीज। लेकिन उनके वोकल होने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब सब जानते हैं, आप हम जानते हैं, जैसे वो भी जानते हैं कि 90% जनता उनके खिलाफ। और उसकी वजह वो 90% जनता नहीं है। इन्होंने किसी से उंगली नहीं की। ऐसी कोई ऐसा तबका नहीं है देश का। छोटे उद्योग, बड़े उद्योग, मध्यम उद्योग, मोनोपोली 2 क्रोनीज की बनाने के लिए सारे उद्योग, किसान, जवान, अग्निवीर बना के जब मिलिट्री, चाइना से वो चाइना की चाटुकारिता करने के लिए हमारे जवान, फिर पहलगाम इसमें पाकिस्तान के साथ वो करने के लिए मिलिट्री के फोर्सेस के जो सीडीएस है उनके साथ, फिर अपनी पार्टी के अन्य नेता, फिर अमेरिका को खुश रखने के लिए हमारे देश की जनता, E20, E10, E100 कुछ भी, यानी उन्होंने ऐसा कुछ किया कि मुझे आश्चर्य होता है कि देखिए तानाशाह भी एक थोड़ा दिमाग वाला आदमी होता है और तानाशाह का की भी कुछ तबके होते हैं जिनसे उसका एक सेटिंग होती है, उसकी एक अलाइनमेंट होती है। इन्हें ऐसा लगा कि हर अपने जीवन में उनके 25 साल की राजनीतिक जो करियर है उसमें उन्होंने और शाह साहब ने हर सीढ़ी जिसने उनको ऊपर पहुंचाया, एक और ऊपर पायदान पे पहुंचाया, उस सीढ़ी को नष्ट किया। अब ना सीढ़ियां बची ना ऊपर कुछ बचा, तो अब जाए तो जाए कहां। तो ऊपर, सबसे ऊपर जाने के बाद कोई भी तानाशाह या किसी भी व्यक्ति का हर कदम नीचे की तरफ ही आता। अब नीचे खाई दिख रही है, नीचे खाई है और वो जिस खाई में लोगों को ढकेला है पहले 90%, वो इंतजार ही कर रहे हैं कब आए ये नीचे। तो ऊपर बैठ नहीं सकते, खाई में जा नहीं सकते और पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर का कोई विकल्प बचा नहीं है। ऐसी स्थिति में जो मन में आए ठोक दो, ये लेवल पे वो बात। तो हमारे लिए जो शब्द हम लोग उसके ऊपर विचार करते हैं, फिर शोपेनहावर को देखते हैं, फिर सोक्रेटिस का देखते हैं, ये किताब रिफर करते हैं। अरे उनकी जो बातें हैं उलूल जुलूल, उनके लिए किसी किताब का रिफर करने की जरूरत नहीं है। वो जो मन में आया वो बोल दिया, ये लेवल पे काम कर। और वैसे भी मन में भी आजकल आने के बाद उनके मन में कुछ आता नहीं है, वो बोलते भी नहीं है। वो जो टेलीप्रॉम्प्टर पे छपा वो बोल। अब वो उनका गुस्सा जो था, मुझे ऐसा लगता है दिमागी नक्सल, ये शब्द उन्होंने उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया था शायद जिन्होंने उनका 2-3 मिनट के लिए टेलीप्रॉम्प्टर बंद किया था। क्योंकि उनको देखिए वो वहां पर उनको समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या यार। ये एक तरफ लाल किला, सामने लोग बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि फजीयत कब हो रही है और हो ही रही है, जबकि टेलीप्रॉम्प्टर ही इसने बंद कर दिया, दिमागी नक्सल। तो ये एक ऐसी स्थिति थी उनके लिए कि मुझे, आपको या देश की करोड़ों 140 करोड़ जनता को ये पता था कि मोदी जी का जैसे ही टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाएगा दिमाग भी बंद हो जाएगा और भाषण भी बंद हो जाएगा। वैसे ही हुआ। वो देखिए तड़प रहे थे शब्दों के लिए। जैसे हम देखते हैं कोई कि हमारे जो ब्लाइंड भाई लोग हैं वो जैसे ब्रेल में लिखा हुआ जो हाथ से करते हैं ना कि क्या लिखा हुआ है वो दे, उनकी तो मजबूरी है और उनका वो है। लेकिन इनके लिए वो अब देख नहीं, वो समझ नहीं रहे थे कि क्या बोलना चाहिए, आगे क्या फिगर है या शब्द है या अंक है। तो ये लेवल पे उनका आईक्यू भी है और उनकी अब जटिलता भी है। तो क्या ही दिमागी नक्सल और क्या ही अर्बन नक्सल। अब वो जो बोले तो उसमें उनको इतना ही गुस्सा था कि जिसको दिमाग है उसको कुछ तो मुझे गाली देनी है, और जो मैं गुजरात में गाली देता था वो यहाँ नहीं दे सकता, ये लाल किला है, तो उन्होंने नक्सल बोल दिया। आप ये समझिए, ये जो पर्सनल स्पेस में मोदी जी और शाह, स्पेशली शाह, जो गालियां देते हैं अपने अफसरों को, अपने मंत्रियों को वगैरह, आप सुन नहीं सकते और बस वो गालियां ही दे। और वो वंदे मातरम की बात कर रहे हैं भाई साहब। अब यहाँ पर एक 2 मिनट 2 सेकंड ले लेता हूँ, बाद में इस विषय पे आएंगे भी। अरे वो जितना वंदे मातरम रविंद्रनाथ टैगोर ने हमें दिया है, उतना अगर ये ढंग से 4 जो 2 खरीद रहे हैं और 2 बेच रहे हैं गुज्जू ना, वो टेलीप्रॉम्प्टर पे दिखा के पढ़ सके ना, तो मैं आज ही संन्यास ले लूं। कहाँ आप फंसा रहे हैं।
ये इनके दिमागी नक्सल हम लोग हैं उनको विरोध करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं तो हम, और स्वाभाविक है जो सत्ता में है उसके हम क्रिटिक होंगे। कल देखिए, मैं किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ और मेरा ऑक्यूपेशन ही ये है कि मैं सत्ता में जो है उससे इश्क नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अब महाराष्ट्र में एक मजेदार बात हुई, इश्क से मुझे याद आई, वो दिल दिया है जहां भी देंगे ए वतन तेरे लिए नाम का एक गाना है, वो कर्मा फिल्म का गाना है, सुभाष घई की फिल्म है। फिल्मों का मुझे शौक है, आपने अक्सर देखा होगा कि मैं फिल्मों की बातें करता हूँ। शौक है क्योंकि मैं लिखता ही था, मैं तेंदुलकर साहब के साथ लिखता था और मैं लिखता रहता, लेकिन बाद में यह हुआ कि पैसे बहुत लेट आते थे और घर नहीं चल रहा था और बहुत दिक्कतें थी, तो मैंने वो छोड़ दिया और बहुत सारी चीजें उसमें रही और फिल्में बना, यानी डॉक्यूमेंट्रीज भी अभी कुछ पाइपलाइन में रही हैं, आदि बना के मैंने रखी है, वो बना दूंगा। ये 12-15 साल ऐसे थे कि कैसे दो ही लोगों के पास पैसे है तो आएंगे कहाँ हमारे पास तो और कांग्रेस तो कभी किसी को पैसे देते नहीं है। आप पार्टी, सीजेपी, आरएसएस और बीजेपी के पास सारे पैसे हैं, वो तो हमको देंगी नहीं, और 2 क्रोनीज के पास जो पैसे हैं वो उनके 27 चैनल में लगे हुए हैं, तो वहां तो लेंगे नहीं, खड़ा नहीं करेंगे, तो पैसे आए कहाँ? तो हमारा धंधा बंद हो गया। तो बात यह है कि ये जो गाना है कर्मा फिल्म का है, दिल दिया है जहां भी देंगे ए वतन तेरे, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस साहब जो है, उन्होंने माइक हाथ में लिया, बड़े आत्मविश्वास के साथ उन्होंने गाना गाया, दिल दिया है जहां भी देंगे ए सनम तेरे लिए, और गाया है, आप वीडियो देख सकते हैं। तो जहाँ इनकिलाब करना है यहाँ इश्क करते हैं और इश्क करना है वहाँ इनकिलाब कर रहे हैं। तो ये तो भट्टा बैठ गया है पूरी तरह से इनकी सत्ता का, ऊपर से नीचे तक। अब लोग बस घर घर जाकर उनका अभियान कर दे, तब तक रह गए, उसके कुछ दिन ही रहे हैं उसके लिए। तो इनको लग रहा है कि जो सोच रहे हैं उनका मुंह बंद कर तो नहीं सकते, तो उनको गाली दे रहे हैं। दिमागी नक्सल निहायत एक गाली है और प्रधानमंत्री के पद को शोभा नहीं देती जो उन्होंने लाल किले से दिया। हमें अपने आप को गर्व से ये कहना चाहिए, अगर हमने इस तानाशाह और इजराइल के साथ जिन्होंने इस्लामोफोबिया में हिस्सा लिया, ऐसे प्रधानमंत्री को अगर हमें दिमागी नक्सल कहने पर उकसाया है, तो हमने जरूर कोई राष्ट्र कार्य किया है और मानवता का काम। तो मैं अपनी पीठ थपथपाता हूँ और यहीं से आपकी भी थपथपाता हूँ। मैं कर लेता ठीक है, देखिए, आत्मनिर्भर बनो, इन्होंने ही कहा था, तो हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं। आपके इसी बात से सनम तेरे लिए अब मोदी जी करें तो साहब कोई बड़ा काम है, वहाँ चले जाएं इटली, मेलोनी को मेलोडी दें। अब मेलोडी का मतलब ही वही था, मेलोनी प्लस मोदी, और साहब भक्त मंडली बड़ा खुश। जो लिखा जा रहा था वो मैं यहाँ कहना नहीं चाहता, जिस तरह से नहीं, इन्होंने पैसा देके प्रॉपर पूरा प्रोपागंडा किया था। आपने सारे गोदी मीडिया पे देखिए, दो ही क्रोनीज के चैनल है सारे, वो सारे चैनल ने मोदी मेलोनी का और मोदी मेलोनी मेलोडी का प्रॉपर प्रोपागंडा ऐसे चलाया था कि उनको शर्म नहीं आई कि हमारे एक पिता समान जो प्रधानमंत्री है, पिता समान यानी हमारे नहीं, मेलोनी के पिता समान प्रधानमंत्री है, उनके साथ वो एक प्रधानमंत्री एक देश की है और महिला है, उसका ऐसा नाम देखिए। लेकिन नियति का इतनी क्रूरता है आजकल इनके साथ चल रही है कि कहीं आईटी सेल और गोदी मीडिया के सहारे आड़े आड़े जो इश्क का कुछ चल रहा था, उसका भी भट्टा संदीप दीक्षित साहब ने मिटा दिया एक ही झटके में। तो इनके साथ हर जगह क्रूरता हो रही है यार, कोई मोहब्बत से पेश ही नहीं आ रहा है। और जो भी उनके जीवन में थोड़ी सी हरियाली, थोड़ी सी इन्होंने ही अपनी सोशल मीडिया थ्रू डालने की कोशिश की थी, हालांकि वो बड़ी वल्गर थी, लेकिन कोशिश की थी, तो उसका पूरी तरह से उसको उखाड़ दिया। उस पे आप आ रहे थे तो आप आइए, तो हम पूरा बात मेरा सवाल यही था कि संदीप दीक्षित ने रचनात्मक कांग्रेस के उस अधिवेशन में ये कह दिया कि कहीं मेलोनी समझ के तो नहीं किया, और उसको लेकर के कितनी हाय तौबा। जब आप कर रहे हैं, आपने ये पैदा किया और अगर उन्होंने बोल दिया तो इसका क्या हंगामा है, क्यों बरपा? देखिए, महिला प्रधानमंत्री या महिला अध्यक्ष किसी देश की हैं, बाकी सारे देशों की हैं, तो उन्होंने अभी अंजेला मार्केल, उनसे हाथ मिलाने के लिए मोदी जी ने हाथ आगे किया, तो उन्होंने सामने का रास्ता भी दिखा दिया। उनको याद है आपको वो फुटेज? हाँ, अब ये वो तो इसलिए कभी संदीप जी या आप हो या मैं हूं या कोई भी हो, तो उसको अंजेला मार्केल थोड़ी याद आएंगे। यस। अब पहली बात यह है कि भाई साहब कौन, मैं आपको 2 बातें बताता हूँ इनके जीवन। जब बाइडेन साहब अध्यक्ष
अध्यक्ष थे, इनको तो एक तो दुनिया की रीति रिवाज कुछ भी नहीं मालूम। अब मालूम नहीं तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं और आप ऐसे बैकग्राउंड से भी आए हैं कि जहां पर सारी चीजें सिखाई भी नहीं जाएगा। हम थोड़ी ब्लू ब्लड है, उन्हीं के जैसे है ना, तो हमको भी सिखाई नहीं कि मैनर्स नहीं। मुझे नहीं मालूम कि छुरी किस हाथ में लेती है और चम्मच, आज भी मुझे समझ में नहीं आता, तो मैं हाथ से ही खाता हूँ। तो ममदानी साहब जब बिरयानी हाथ से खाने लगे तो मुझे अच्छा लगा कि चलो कोई तो है दुनिया में अपने लिए। तो अब मालूम नहीं तो ठीक है, लेकिन कोई बता रहा है, समझा रहा है। आप प्रधानमंत्री पद पे तो आपको हजारों अफसर आपके लिए काम है ना। पहली बात ये, पहले तो बाइडेन साहब के साथ खड़े रहे, एक बार याद है उनको टोस्ट किया तो आपको, जब आप वाइन को वाइन से टोस्ट करते हो तो दाहिने हाथ से करते हो, और अगर आप वाइन नहीं है, आप टीटोटलर है जैसे कि मोदी जी हैं, तो आप लेफ्ट हैंड यानी बाएं हाथ से करते हो, है ना। तो दाहिने हाथ से ये अपना साहिब भाई साहब, उनके वाइन थी, इनके कुछ शरबत होगा या कुछ जो भी था वो था, तो बाइडेन साहब ने सुधार करने की कोशिश की थी, यू शुड यूज योर लेफ्ट हैंड बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग। तो जो भी उन्होंने बोला, तो इस पे इनको समझा नहीं वो क्या बोल रहे हैं। पहले तो भाषा का प्रॉब्लम, वंदे मातरम इतना आसान नहीं है, क्योंकि यार जहां इंग्लिश बोल रहे हैं जो कि रोज सुनते हैं वो भी ठीक नहीं समझ रहा है, उस पे इनको समझा नहीं। दूसरा, इनको रीति रिवाजों का कोई मालूम ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो वो हमेशा की तरह, वो पुलकित है ना वो कॉमेडियन, उसकी तरह हंसने लगे। ऐसा किया उन्होंने। तो उसके ऊपर बाइडेन साहब को गुस्सा आया, वो बोले आई एम किडिंग। उनको वो तमतमाए थे, याद है आप, वो किस्सा हो गया। हाँ, अब गोदी मीडिया ने उस पर तो कुछ लिखा नहीं। अब संदीप जी की कोई गलती मैं आगे बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि किसकी गलती है। ये फिर गए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर जिल बाइडेन जो है, उनकी वाइफ थी, यानी वो फर्स्ट लेडी थी तब, अध्यक्ष बाइडेन साहब, उनके लिए हीरा लेके गए। वाह, देखिए विदेशी वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, आधुनिक काल में हीरा दो ही व्यक्तियों को, एक आदमी, एक मर्द, एक औरत को हीरा तभी दे सकता है जब वो उसकी प्रेमिका हो या बीवी। हीरा लेके गए और यानी पैसे तो हमारे थे, हमारे यानी आपके हमारे 2-2 रुपए, सब इतना बड़ा देश है तो निकल गए पैसे, इतना महंगा हीरा लेके गए जेल। अब वो भी शर्माए और वो उन्होंने खजाने में वो कर दिया कि भाई हीरा लाए हैं, तो रख दिया। उससे फायदा तो कुछ नहीं हुआ, दिखाने के लिए बड़ा यार बड़े बादशाह बने, बोले उनको सोचा होगा मैं अकबर हूँ, नए युग का नया अकबर, लेके गए हीरा। तो हीरा ऐसा देते नहीं है किसी को। खैर ये इनकी आदत है ऐसी बातें करनी। अब हीरे की बात तो रहेगी, अब मेलोनी वाली बात पे आते हैं। अब महिला अध्यक्षों या महिला फर्स्ट लेडी के साथ बिहेव करने का इनका तरीका यही रहा। अब ये मेलोनी जी जो है, उनके साथ थोड़ा देखिए, हमारी क्लास में, अब मेरी जो कहानी है वो दर्द मैं बयां करूं तो बहुत टाइम जाएगा, एक शॉर्ट में बता दो लंबी स्टोरी। यार कोई लड़की मुझे हाँ कभी बोलती नहीं थी। इस प्यार तो सबसे होता था, लेकिन एक तो घर था, गरीब था, ऊपर से बहुत पतला था, और ऐसी कोई पर्सनैलिटी में दम था ही नहीं, कोई भी आके थप्पड़ दो लगा के चले जाए, ये लेवल का था। स्कूल कॉलेज के टाइम में, जूनियर कॉलेज वगैरह, हम लोग अपनी पतलून शर्ट वर्ट, एक कोई मैच बेच नहीं होता था यार, तो कोई हाँ वहां तो बोलते नहीं थी। लेकिन फिर भी मेरे 4-5 दोस्त होते थे, वो चिढ़ा देते, यार वो तेरी तरफ देख रही है, देख रही है, देख रही है, तो अच्छा लगता था, देख रही है, देख रही है। तो वो मंडली बना के हम एक वातावरण क्रिएट करते थे जो हुआ नहीं कभी या होने वाला नहीं है, वो मन को बहलाने के लिए यही सही। तो इन्होंने गोदी मीडिया को बिठाकर यही मेलोडी लेके, देखिए ये मेलोडी का चॉकलेट लेके जाना बहुत ही अश्लील घटिया चीज। एक 140 एक भारतीय सभ्यता में रहे 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री को किसी एक अन्य देश की महिला प्रधानमंत्री जो बेटी की उम्र की है आपके, उसको मेलोडी चॉकलेट लेके जाना और उसकी तस्वीरें ऐसे घुमाना, देख रही हूँ वाला, मुझे वही उसी दिन वो मेरा स्कूल का बर्बादी याद आई। क्या होता था, उसके आगे की दास्ता क्या होती थी, उस लड़की को एक दिन पता चलता था, उसके फादर आते थे स्कूल में और मेरे फादर आके पिटाई करते थे, लेके जाते थे, कुटाई होती थी। या तो स्कूल में अपने हेडमास्टर ही कुटाई करते थे, या मेरा बोलते थे कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दे रहा हूँ शाम को, लेके जाना, ये काम करने के लिए स्कूल आया है। तो मैं बोलता था सर मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, ऐसा कुछ किया नहीं। अब इतने दिन जिस चीज से मैंने मजे किए, तो इतने सारे सबूत है ना, गवाह, वो आते थे, हाँ सर हम बोले थे तब, हाँ इसको भाभी बोले थे, हम बोले थे सर, हम बोले थे। तो यार ना भाभी मिली ना साला कोई अपना वजूद रहा।
वो वाला सीन मेरा स्कूल का हुआ करता था। तो ये आधा सीन के बाद मुझे पता था एक दिन ये बचा हुआ आधा इनके नसीब में लिखा हुआ है, क्योंकि आधा झूठ वाला कोई भी इश्क इस तरह से आधा रचा जाता है ना एक तरफा, और वो भी इस तरह से और इतना अश्लील तरीके से, और वो ऐसे ऐसे कि है भी या नहीं भी है भी, यानी मैं ऐसे खुश होता था लेकिन मैं बोलता था नहीं यार, कहाँ यार अपना, कहाँ यार कहाँ। तो मेरे साथी थे नहीं नहीं राजू तुमको देखती हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, कुछ तो है तुम दोनों बीच में। तो मैं ऐसा वो सस्पेंस रखता था कि हाँ वो यानी जैसे कि शाम को हम मिल ही रहे हैं। अरे कहाँ मिलने का सवाल यार, शाम को घर पे जाके हमको काम करना पड़ता था, काहे का मिलना, लेकिन हम छुपाते थे। वो छुपाना है ना, वो मजा आता था तब, हाँ दिल को बहलाता था, आइडिया अच्छा था, वो साहब मजा लिया साहब। बाद में जब बारी आई हमारे फादर, उनके फादर हेड मास्टर सब खड़े रहे, जो संदीप जी ने किया। तो अब रोने का कोई फायदा नहीं। फिर मैं बोलता था हेडमास्टर साहब को, सर ऐसा कुछ भी नहीं है सर मेरा, पूछिए आप। तो वो लड़की तो कुछ बोलती नहीं थी कि उसको क्या फर्क पड़ता है यार, मैं कौन हुआ, ऐसे 5 लड़के हैं 10 लड़के हैं क्लास, उसके पीछे उसको मेरे पास मेरे लिए टाइम किधर है, जैसे इनको नहीं है मेलोनी को। तो इनकी लंका लगी हुई है। अब ये तो सारे चैनल लगे हुए हैं बचाने में। वो हमारे जो अच्छे वाले दोस्त थे, 10 दोस्तों में 5 अच्छे थे, वो बचाने में लग जाते थे, नहीं सर राजू ने कुछ नहीं किया है। अरे कुछ नहीं किया तो इतने लोग कैसे बोल रहे हैं, तो अब मजे तो लुटे हैं हमने, तो बोल रहे हैं बोले तो बोले। हर जगह हर कदम पे एक गवाह मिलता था कि ऐसा बोला था उस दिन, ये हुआ था, तब राजू ने नहीं बोला था। तो उस दिन मैंने नहीं बोल, अगर मैं उसी वक्त झटक देता और ये बोलता कि ये सारी चीजें नहीं करनी है, ये हमको नहीं, ये ठीक नहीं है, तो बात की बात आती ही नहीं। ये मेलोडी लेके गए, सारा गोदी मीडिया में वो फोटो घुमाए। गोदी मीडिया ने रोमियो जूलियट अपनी मैडोना वगैरह के बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के वो मेलोडी और वो फोटोग्राफ दिखाए। सारे वीडियोज हैं जो बाद में जो गोदी मीडिया की एंकर आइन ना और एंकर्स जो बाद में विधवा विलाप कर रहे थे ना कि नहीं साहब के साथ बहुत बुरा हुआ, संदीप दीक्षित विलन है, संदीप दीक्षित ही गब्बर है, इस देश का विभीषण संदीप दीक्षित, ये सब बोल रहे थे। वो उस वक्त सारे इश्क वाले म्यूजिक बजा कर रोमियो जूलियट ये वो ढूंढ के बैकग्राउंड म्यूजिक बजा के वो मेलोडी वाला सीन दिखाए, फिर हैशटैग मेलनी मेलोडी लगाए, सारा काम। तो मुझे बताइए इतना होने के बाद जब गले लगाने की बारी आए तो राहुल जी ने तो ये बोला कि आई हैवंट रीच टू दैट पॉइंट येट, हाँ मैं उस स्तर पे अभी तक पहुंचा नहीं हूँ, इसका हिंदी अनुवाद है। तो राहुल जी ने तो साफ बात बोल दिया, लेकिन संदीप जी ने जो बोला कि कहीं मेलोनी तो नहीं, तो वो उसका कॉन्टेक्स्ट वो था, उनके मन में पाप नहीं आया। सारे गवाह सबूत आपने इकट्ठा करके रखे थे, बस उन्होंने उठा के दिखा दिए और एक झटके में आपकी बिसाती बिखर, सारा सपना तो चूर चूर हो ही गया, बदनामी फोकट की बदनामी आपके। और ये ऐसी चीजों का ऐसे ही होना है। आपको जिस देश का प्रतिनिधि आपने ही चुना है और चुनाव आयोग ने, लोगों ने नहीं, कम से कम आपने चुना है, तो उसकी कोई इज्जत तो है कि नहीं। आप ऐसी चॉकलेट्स लेके जाओगे, आप मुझे बताइए आप किसी महिला को मेलोडी चॉकलेट ले जा सकते हो बिना कुछ इरादे के? आपको कम से कम प्रोपागंडा का तो इरादा होगा ना, और बाद में रोने का क्या मतलब है यार। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको दिल का अगर कुछ काम करना है ना तो करेज भी होना चाहिए। हाँ मैंने दी थी मेलोडी, ऐसा बोलो तो यार, कम से कम इतना तो इतिहास में लिखा जाए, आदमी में बाकी कुछ नहीं था लेकिन बात करता था तो उस पर कायम रहता था, वो भी नहीं। अब इसके बाद कौन लेगा इनसे मेलोडी, बताइए कौन महिला। और संदीप जी भी कोई गलत ना ही, संदीप जी ने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि मैं व्यंग्य नहीं करूंगा सार्वजनिक जीवन में, जो दिल्ली में जनरली करते हैं, तो वो ऐसा कोई कसम नहीं खाई, ना ये कोई उन्होंने सांप्रदायिक नफरत भड़काई थी। इसकी बात ये है, प्यार की बात है, मोहब्बत की बात है। संदीप जी ने सार्वजनिक मंच से ये तो नहीं कहा था कि गोली मारे और सालों को, कहा था नहीं कहा, इन्होंने प्यार की बात। अरे प्यार की बात आरएसएस को इतनी क्यों चुभती है मेरी समझ में नहीं आता। यही बात संदीप जी नफरत की करते ना तो आरएसएस उनको गले लगाते। अब तीसरी बात, ना ही संदीप जी प्रधानमंत्री है, ना ही संदीप जी किसी को मेलोडी लेके गए हैं। अरे बिना आप कोई लेन देन के पावती उनके नाम पे फाड़ रहे हो, ये गलत है।
देखिए, लेकिन इससे अच्छा ये हुआ कि गांव-गांव, घर-घर रचनात्मक कांग्रेस का नाम पहुंच गया। पहुंच गया, पहुंच इतना गया। गोदी मीडिया रचनात्मक कांग्रेस का नाम ले लेके पानी पी के कोसता नहीं। हम्म, आपको एक बात समझनी चाहिए कि गोदी मीडिया में आने का सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका बिना पैसे खर्च किए, मिल जो गया। कि कांग्रेस करती नहीं है, तो वो बेचारे संदीप दीक्षित के पास कोई खजाना तो था नहीं, पैसे तो नहीं थे, उनको कहा गया होगा आप देखिए आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको करना है, कहां से आप पैसे लाना आपको प्रॉब्लम। तो संदीप जी ने बस एक वर्ड में पूरा का पूरा प्रचार कर दिया। और वो निहायत मैं उनको spontaneous बधाई था। देता हूँ कि अपने लक्ष्य में वो कामयाब रहे पूरी तरह। लेकिन वो निहायत स्पॉन्टेनियस था, अरे क्योंकि मैं निहायत स्पॉन्टेनियसली हमको भी यही होता था। हाँ। हमारे साथ भी निहायत स्पॉन्टेनियसली हमारे हेडमास्टर बुला लेते थे हमको, और बच्चे भी निहायत स्पॉन्टेनियसली कहते थे हाँ राजू को हम लोग पूछे थे उस दिन शाम को ऐसा कर रहे हैं क्या, तू चिट्ठी तुमने भेजी थी क्या, तो उसने कुछ बोला नहीं था, इसका मतलब होगा सर। तो आप कुछ बोले नहीं, आपने मौन रखा, और आपको ऊपर किसी ने कहा कि ये रोमांटिक है, ये रोमांटिक है, तो आपने कुछ सफाई नहीं दी तो वो रोमांटिक माना जाता है। हमारे देश की यही परंपरा है भाई, मैंने तो स्कूल से देखा है। तो स्पॉन्टेनियसली संदीप जी के मन में आना स्वाभाविक है, हाँ। वो स्कूल शिक्षा एकेडमिक से ही परिचित है, तो उनको यही आएगा दिमाग में, तो उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, उल्टा उन्होंने एक अच्छा काम किया, एक प्यार भरा एक मोहब्बत भरा पैगाम देने की कोशिश की। अब उनको क्या मालूम उनके ऊपर नफरती चिंटू इस तरह से चिढ़ेंगे। सही बात है। हाँ, वो हद है यार, वंदे मातरम। ये देश भी कमाल है यार, प्यार करो इसकी बात करो तो लोग गुस्सा करते हैं और गोली मारो सालों को। बच्चों की कसम खाता हूं मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, इसको आप सराहते हो दिल्ली में, उसकी सराहना होती है। ये क्या ही बात है यार, घोर कलयुग चल रहा है दिल्ली में। और अब मुझे लगता है कि हमें भी इसके साथ ही यही आज की चर्चा को एंड कर देना चाहिए। नहीं सर, एक छोटी सी बात मैं आप इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जी, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ये अमित शाह जी है, वो लोगों पे AK-47 चलाए, पैलेट गन चलाए बच्चों की, उसकी जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली है और रिजाइन नहीं किया है, और वो बंकिम चंद्र की बात करने लगे। मैं एक शॉर्ट में सारे लोगों को एक मैसेज आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि आनंद मठ जो कादम यानी आनंद मठ नाम की जो किताब है बंकिम चंद्र ने लिखी, वो सरकारी मुलाजिम थे, वो मैजिस्ट्रेट थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उसको चटर्जी कहते थे, चट्टोपाध्याय साहब मुलाजिम। तो उन्होंने उसको इस तरह से रचा कि अंततः मुसलमानों का सफाया हो जाता है आनंद मठ में, और ब्रिटिश राज आ जाता है, तो अब सब खुशहाली आ जाएगी ऐसा लगता। तो और दूसरा जो आंदोलनकारी वो सारे उच्च वर्णीय ब्राह्मण दिखाए हैं, और उसमें कोई निम्न वर्ग का वो नहीं है प्रतिनिधि, और उसमें एक तरह से यही है कि अकाल वकाल का सारा जो चित्रण है, तो आनंद मठ कुल मिला के एक ब्राह्मणिकल इस्लामोफोबिक किताब ही मानी जाएगी ओवरऑल, आप अगर उसका ओवरव्यू करेंगे तो। लेकिन उसको परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि जब उसमें एक समस्या थी कि अपना जिसमें जो लोग जो जनसंख्या की जो बात की थी ओरिजिनल आनंद मठ की जो गीत में, उसमें जो जनसंख्या थी वो बंगाल की थी, वो भारत की नहीं थी, बंगाल का वो बात आती। तो उसको कोटि वो सारी जो बातें हैं और बाकी सारी बातें उसको डिलीट करके एक शॉर्ट बट अच्छा गीत उसका वंदे मातरम का रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया। इसलिए बनाया मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन करने का तय किया तो इतना गुस्सा फैला, और तब के क्रांतिकारकों ने प्रतीकात्मक रूप से वंदे मातरम इसको मंत्र बनाया, ना कि वो गीत और आनंद मठ से उनका लेना देना। कई बार कुछ चीजें उसके ओरिजिन से हटके हो जाती, लेकिन उसका भी रिस्पेक्ट करना जरूरी है, लेकिन उसके ओरिजिन को लाना भी नहीं, ये भी जरूरी है। तो महाकवि थे रविंद्रनाथ टैगोर, और उनको नोबेल मिला था, तो उन्होंने जितना वंदे मातरम आवश्यक है उतना निकाल के उसको ठीक किया, और उन्होंने 1937 के कांग्रेस के अधिवेशन में, तब वो गाया खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के अधिवेशन, उसकी पूरी मालकियत कांग्रेस की है, और उतना ही गाया। उसकी वजह ये सारी जो चीजें मैंने बताई वो थी कि देश का बने, उसका मंत्र मूल मंत्र जो है, उसकी जो हीरोइक उसमें जो शहादत है जिस क्रांतिकारियों की, उन्होंने बस वो प्रेरणा मंत्र लिया है उतना कायम रहे, लेकिन उसकी जो नफरत और इस्लामोफोबिया और ब्राह्मणिज्म है वो छुप जाए, और बंकिम चंद्र की महानता को ठेस ना लगे, लोगों को पता चल, इसलिए छुपाया रविंद्रनाथ। अब रविंद्रनाथ को क्या मालूम कि उनसे बड़े महाकवि अमित शाह नाम के इस देश में पैदा होंगे, जिन्होंने सोहराबुद्दीन जैसे काव्य लिखा, फिर जस्टिस लोया जैसा काव्य लिखा, जो शोकात्मक है, अभी तक कोई पुरस्कार तो नहीं मिला, लेकिन मिल जाएगा कुछ दिनों में उनका। तो वो बोलने लगे कि ये गाओ,
अब ये गाँव का मैं शॉर्ट में रवि जी बोलता हूँ कि वंदे मातरम जो अभी जितना रविंद्रनाथ ने दिया है ना, उतना 4 लोग जो 2 गुजराती बेच रहे हैं देश को और 2 खरीद रहे हैं ना, वो 4 लोग गा के दिखाए मुझे। भाई गा के छोड़िए भाई साहब, टेलीप्रॉम्प्टर पे पूरा पढ़ के बताए। पहली बार अगर फर्स्ट शॉट में अगर टेक ओके करते हैं ना, तो मैं अपना करियर खत्म करता हूँ। सर नहीं कर पाएंगे। ये पूरा वाला जो लंबा है ना, चौड़ा 3.5 मिनट का, ये तो देखो, एक तो चारों की जबान इतनी हेवी है, जड़ है कि वो उठा ही नहीं पाएंगे। इतना ठोस उठती नहीं वो उनकी जबान, तो उनसे नहीं हो पाएगा जो करने की कोशिश। देखिए इनका हर चीज, जैसे राम मंदिर बना है वो लूटा गया और इनके नाम पे आ गया क्योंकि चोर थे, तो वैसे ही होगा ये वंदे मातरम। लेकिन आप देखिए, आपको चॉइस लोगों को ये है कि रविंद्रनाथ के महाकवि होने के बाद और एक देशभक्त होने के बाद, और जिन्होंने सबसे बड़ी किताब जो थी ब्रिटिश सरकार की उन्हें दी गई थी, उन्होंने लौटा दी वापस क्योंकि जालियनवाला बाग के मामले में, ऐसे महान व्यक्ति को जितना वंदे मातरम उन्होंने चुना है वो कांग्रेस का, वो आप चुन सकते हैं। या महाकवि अमित शाह ने जो लगा के दिया है लंबा, जिसमें बदनामी पूरी बंकिम चंद्र साहब की होगी, वो बीजेपी वाला, आप एक किसी को कवि मान सकते हैं, या तो रविंद्रनाथ और या तो अमित शाह। ये आप पे निर्भर करता है। तो एक तो वंदे मातरम या स्वतंत्रता संग्राम की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस ने उठाई थी, मुखबिरी करने की आरएसएस की थी। अमित शाह का तो कोई लेना देना नहीं है, ना बंकिम चंद्र ना कविता तो उनकी बोली मैंने 2-3, मैं और भी बोल सकता हूँ लेकिन टाइम जाएगा, और उसका फिर कविता 2-3 वो भी बोलने पड़ेंगे मुझे, स्टैंजा बोलने पड़े तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सारी चीजों के बाद आप तय करिए कि ये वंदे मातरम को डाइवर्ट ना होइए। आप राम मंदिर की चोरी, चाइना हमारे अरुणाचल को कब्जा कर चुका है वहां, ये सारी चीजें, और हमारी युवा पीढ़ी के लिए रोजगार नहीं है, और 70% लोग यानी 100 करोड़ लोग जीरो परचेसिंग पावर में जी रहे हैं। इन बातों पे ध्यान दीजिए और मोदी शाह को जल्द से जल्द हटाइए, ये बात पे ध्यान दीजिए। बाद में हम वंदे मातरम गाना है या लंबा गाना है, छोटा गाना है, ये सब रविंद्रनाथ टैगोर ने हमको बता के रखा है। हाँ, कभी अमित शाह के साथ सुख चैन की जिंदगी आरएसएस और बीजेपी को बाकी मार्गदर्शक मंडल में जीनी है, तब वो सब गाते रहे आपस में, अंताक्षरी खेले ना पूरे एक स्टैंजा की, तो मजा आएगा यार। मैं तो एक लाइन उनको दे दूं, पढ़ के बताए बस। मोहन भागवत है उस बड़े, सबको लगा दो, वंदे मातरम गा के दिखाओ, चलो शुरू करो। कोई नहीं गा सकेगा सर जो आपका है नहीं ना, आप जो चबा नहीं सकते वो खाने की कोशिश मत करिए। इतना ही मैं संदेश इससे देना चाहता हूँ। रही बात, तीनों बातें हुई हैं, मुझे लगता है रवि जी आपने जो पूछा वो मैंने आपको उसकी जवाब दे दिया। आपके पीछे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की एक तस्वीर है खूबसूरत सी, तो उन्होंने जो संविधान बनाया उसको बचाने के लिए हमको निरंतर जागरूक रहना जरूरी है, और हम रहेंगे। और हम दिमागी नक्सल कहे जाएंगे तो हम अम्बेडकर के अनुयायी हैं, जय भीम कहेंगे। दिमागी नक्सल जो है वो जय भीम से शुरू करता है और जय भीम पे खत्म। इनका काम करेंगे सर, डोंट वरी। बिल्कुल। और आप जैसे लोग हैं जो लगातार संघर्ष कर, और इनका बैंक बजा हुआ है। ये बेचारे अभी तो बच्चों ने इनकी रेल निकाली हर मुद्दे पर, और अब बेचारे इधर फंस गए, तो गुस्सा कहीं तो निकालना ही था। लेकिन सच बात ये है कि मोदी के चेहरे पर वो चीजें अब दिखने लगी, अब कुछ सूझ नहीं रहा। टेलीप्रॉम्प्टर पे सर मोदी के चेहरे पे सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर दिखता है मुझे। आंखों में देखिए, कई लड़कियों या लड़कों के आंखों में क्या क्या दिखता है ना, ऐसे कवि ने लिखा है, किसी कवि ने, इनकी आंखों में, तेरे आंखों में टेलीप्रॉम्प्टर, ऐसे गीत आएंगे आगे जाकर जिसमें परेश रावल को भूमिका दे देंगे मोदी जी, उसमें एक गीत रहेगा, तेरी आंखों में टेलीप्रॉम्प्टर दिखता है। आज जितनी गंभीर बातें उतने ही मजेदार अंदाज में आपने कही, और मुझे लगता है कि ये अंदाज हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आए। सर बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका। और मैं तो आपको बहुत पहले से जानता हूँ। हम लोग अब आपने जय भीम की बात की तो मैं बता दूं अपने दर्शकों के लिए कि हम लोग नागपुर में दीक्षा भूमि में एक ही साथ एक मंच पर रहे भी, और ये मेरी खुशनसीबी थी कि बाबा साहब के उस मंच दीक्षा भूमि में हम दोनों लोग एक साथ थे। आपको वहाँ सुनने का मौका मिला था। और उसके दूसरे दिन पहला चरण शुरू होने वाला था 2024 के लोकसभा इलेक्शन का। जी, ये हम लोगों के स्मृतियां हैं पुरानी, और लगातार आपके संघर्ष को ये पूरा देश देख रहा है, जान रहा है, और आपने इतना वक्त दिया और इतनी सुंदर चर्चा, मजेदार चर्चा की, इसके लिए पुनः आपका आभार। और सर आप दिल्ली में हो, संदीप जी को हमारी तरफ से मेलोडी कहना। यानी मेलोडी यार, आप भी गलत मान रहे हो, मेलोडी यानी जो गाने में मेलोडी होती है वो वाली। बिल्कुल।